So देखो definition perfect trust. So definition of the perfect trust, that means a stable trust, a trust in which the condition n is equals to 2j minus r is satisfied, right? So the trust which satisfies this condition, that is called as the perfect trust. What is that condition? N is equals to 2j minus r. Now what is n, j and r, right? So first, where j is equals to number of joints, j का मतलब क्या है? number of joints. तो जितने भी number of joints होंगे वो हम j के अंडर लिखेंगे, मतलब j का वैल्यू हो जाएगा वो. आफ्टर दैट n, n इज द नंबर ऑफ मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स रहेंगे वो n का वैल्यू हो जाएगा. एंड r, R is equal to number of reaction components. अभी reaction components तो आपको पता है, right? You know the types of support. That means roller support or hinge support. From that roller or hinge support means from the type of the support you can write down the value of R, right? आप R की वैल्यू लिख सकते हो, right? Reaction components, right? तो देखो अभी ये ट्रस दिया है यहाँ पर, right? ये ट्रस अगर आप देखोगे तो देखो ये ट्रायंगुलर ट्रस है. दिस इज ट्रायंगुलर ट्रस, राइट? ट्रायंगुलर ट्रस अगर है तो इसके मेंबर्स कितने हो गए? कितने मेंबर है और कौन कौन से मेंबर है? कोई बताएगा क्या? नंबर ऑफ मेंबर्स, सॉरी, नेम ऑफ द मेंबर्स एंड नंबर ऑफ मेंबर्स. कितने मेंबर है उसमें? ABC. नहीं, एबीसी ये मेंबर नहीं है. मैं मेंबर पूछ रहा हूँ. ए बी सी आर जॉइंट्स हो गए ना वो. ए जॉइंट बी, सी जॉइंट. थ्री हाँ, मेंबर्स मेंबर्स भी 3 है. AC. 3 मेंबर्स है सर. हाँ, कौन कौन से ए बी 3? बी सी सर और हिंज AC. सपोर्ट के 2 और रोलर सपोर्ट का 1. नहीं, वो तो टाइप्स ऑफ, वो तो सुदर्शन, वो तो ये हो गया ना आपका, रिएक्शन हो गया ना, रिएक्शन कंपोनेंट हो गए. मैं मेंबर्स पूछ रहा हूँ, मेंबर. सर ए बी बी सी और AC 3 मेंबर्स है. हाँ, राइट राइट. ए बी मेंबर, बी सी मेंबर और ए सी मेंबर या सी ए मेंबर, ये हो गए 3 मेंबर. तो यहाँ पर मैं आपको मेंबर दिखाता हूँ. सो दीज आर मेंबर्स, मतलब ये एक मेंबर हो गया, ये एक मेंबर, ये दूसरा मेंबर और ये तीसरा मेंबर. तो ये 3 मेंबर हो गए, राइट? तो n का वैल्यू कितना हो गया? सो n इज इक्वल्स टू 3. n मतलब नंबर ऑफ मेंबर्स, राइट? n मतलब नंबर ऑफ मेंबर्स. नाउ j मतलब नंबर ऑफ जॉइंट्स. अभी जॉइंट्स कितने हैं? AC एंड AB मेंबर कहां पर ज्वाइंट किया है? A पर. सिमिलरली AC मेंबर एंड BC मेंबर कहां पर ज्वाइंट किया है? C पर. सिमिलरली BC मेंबर एंड AB मेंबर कहां पर ज्वाइंट किया है? B पर. दैट मींस देयर आर 3 जॉइंट्स. यहाँ पर कितने जॉइंट है? 3 जॉइंट है. A जॉइंट है, B जॉइंट है एंड C जॉइंट है. तो J का वैल्यू भी कितना हो गया? 3 हो गया. नाउ R का मतलब है नंबर ऑफ रिएक्शंस. नंबर ऑफ रिएक्शंस, तो रिएक्शन सुदर्शन ने पहले ही बताया. ए पर हिंज सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट के 2 एंड रोलर का 1, मतलब कितने हो गए? 3 हो गए. तो ये भी वैल्यू कितना हो गया? 3. अभी हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन था n इज इक्वल्स टू 2j माइनस r, n इज इक्वल्स टू 2j माइनस r, ये सेटिस्फाई होता है क्या? राइट? तो n की वैल्यू तो पता है 3 है, तो 2j माइनस r की वैल्यू निकालते. 2j माइनस r इज इक्वल्स टू 2 इंटू नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हो गए? j का वैल्यू है 3 माइनस r का वैल्यू भी कितना मिला है? 3. 2 इंटू 3 दैट इज 6, 6 माइनस 3 दैट इज 3. तो ये कितना वैल्यू हो गया? इज इक्वल्स टू 3. मतलब 2j माइनस r मतलब राइट हैंड साइड, वैल्यू ऑफ द राइट हैंड साइड इज 3, वेयर एज द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड इज ऑल्सो 3. दैट मीन्स n इज इक्वल्स टू 2j माइनस r. ये जो कंडीशन है ये हमारी सेटिस्फाई हो रही है. n इज इक्वल्स टू 2j माइनस r, ये जो कंडीशन है ये हमारी सेटिस्फाई हो रही है. और ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ पर देखो, ट्रस्ट इन विच द कंडीशन n इज इक्वल्स टू 2j माइनस r इज सेटिस्फाइड इज कॉल्ड द परफेक्ट ट्रस्ट. तो फिर ये कौन सा हो गया? ये परफेक्ट ट्रस्ट हो गया. तो ये समझ में आ गया क्या? n, j एंड r, ये समझ में आ गया क्या? इस पर 101% अगर ऑनलाइन एग्जाम अगर होती है तो ये जो डेफिनेशन है परफेक्ट ट्रस्ट, इम्परफेक्ट, इस पर 101% इस पर क्वेश्चन आएगा ही. 100% याच्यावर क्वेश्चन येतो जर ऑनलाइन एग्जाम झाली तर. ये जे डेफिनेशन अभी हम देख रहे हैं उस पर 101% आता है, राइट? वैष्णवी सोंजे, समजला का? सोंजे, ओके. महावीर सर भंडारी, यस सर. हाँ श्रुति बोलो. सर रिएक्शन का बताओ ना एक बार. रिएक्शन का क्या? रिएक्शन देखो, ए पर कौन सा सपोर्ट है? ए पर हिंज है ना, हिंज के 2 अननोन हो गए, राइट? और रोलर है, रोलर का 1 अननोन, मतलब कितने हो गए? 3 हो गए. इसीलिए आर का वैल्यू हमने डायरेक्ट 3 लिखा, राइट? यस सर. हाँ, ओके. तो वही कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर किया है. अभी इम्परफेक्ट ट्रस्ट, नेक्स्ट वन. इम्परफेक्ट ट्रस्ट का मतलब है
अनस्टेबल मतलब जो स्टेबल नहीं है, राइट। अभी इम्परफेक्ट ट्रस्ट के दो टाइप्स थे, इम्परफेक्ट ट्रस्ट के दो टाइप्स थे, एक था रेडंडेंट ट्रस्ट और दूसरा था डेफिशिएंट ट्रस्ट। अभी देखो उनका मतलब क्या है। रेडंडेंट ट्रस्ट और ट्रस्ट रेडंडेंट ट्रस्ट का ही दूसरा नाम क्या है, ओवर स्टेबल, मतलब ज्यादा है, ओवर स्टेबल है, मतलब जरूरत से ज्यादा है, राइट। देखो क्या है, a trust in which n is greater than 2j minus r, the trust is called as redundant trust। मतलब अगर कंडीशन आपको n is greater than 2j minus r ऐसी अगर मिलती है तो वो क्या हो जाएगा, वो दैट इज रेडंडेंट ट्रस्ट। रेडंडेंट ट्रस्ट मतलब ओवर स्टेबल ट्रस्ट। देखो कंडीशन क्या मिल रहा है, n इज ग्रेटर देन 2j माइनस r। n का मतलब क्या था, व्हाट इज n, n क्या था, नंबर ऑफ मेंबर्स। हाँ नंबर ऑफ मेंबर्स, मींस नंबर ऑफ मेंबर्स आर मोर देन द रिक्वायर्ड। इसका ही मतलब क्या हो गया, n इज ग्रेटर देन 2j माइनस r का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ मेंबर्स आर मोर देन द रिक्वायरमेंट। मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा अगर नंबर ऑफ मेंबर्स अगर अवेलेबल है, सो दैट इज रेडंडेंट ट्रस्ट, ओवर स्टेबल, जरूरत से ज्यादा, राइट। So a trust in which n is greater than 2j minus r, the trust is called as redundant trust. That means the number of members in it are more than the required फॉर अ परफेक्ट फ्रेम या परफेक्ट ट्रस्ट। तो परफेक्ट ट्रस्ट या स्टेबल ट्रस्ट के लिए जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा अगर मेंबर्स आपके पास है, सो दैट इज रेडंडेंट ट्रस्ट। तो देखो इसका एग्जांपल यहाँ पर दिया है, राइट। ये एग्जांपल अगर हम यहाँ पर मैं लेता हूँ, अलग से हम ड्रॉ करते हैं तो ठीक से समझ में आएगा। तो ऐसा कंसिडर करते हैं कि जो सेंटर जो है, सेंटर मतलब यहाँ पर, ये यहाँ पर ज्वाइंट नहीं है, मतलब वो ज्वाइंट नहीं, वो डायरेक्टली एसी मेंबर पूरा है और बीडी मेंबर पूरा है, ऐसा कंसिडर करते हैं, राइट। तो फिर अभी यहाँ पर एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मेंबर्स 6. 6. 6, राइट। आउट में बीसी सीडी एंड एडी ये चार हो गए, और बीडी मेंबर एंड एसी मेंबर, मतलब नंबर ऑफ मेंबर्स आर 6। नाउ जे, नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने, 4। नंबर ऑफ जॉइंट्स 4। 4। 4, क्योंकि इंटरनल लेना नहीं है, कंटिन्यूस है, एसी और बीडी अगर कंटिन्यूस है तो वहां पर जॉइंट है ही नहीं, राइट। तो बी जॉइंट, सी जॉइंट एंड डी जॉइंट, मतलब कितने हो गए 4। एंड आर, नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट्स कितने हैं, 3। 3। 3। ए पर हिंज है तो हिंज के 2, एंड डी पर रोलर है तो रोलर का एक 3। तो अभी देखते हैं 2j माइनस आर का वैल्यू क्या आता है। सो 2j माइनस आर इज इक्वल्स टू 2 इंटू जे, जे का वैल्यू कितना है 4, राइट, माइनस आर, आर का वैल्यू है 3। तो कितना आएगा, 2 इंटू 4 दैट मीन्स 8, 8 माइनस 3 मतलब कितना हो गया 5। तो 2j 5। माइनस आर का वैल्यू कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। लेकिन हमारा इक्वेशन क्या था, n इज, इज जो स्टेबल ग्रेटर ट्रस्ट देन। के लिए क्या था, हाँ स्टेबल ट्रस्ट के लिए था n इज इक्वल टू 2j माइनस आर, लेफ्ट हैंड साइड था n एंड राइट हैंड साइड था 2j माइनस आर। तो इस केस में क्या हो रहा है, n का वैल्यू आ रहा है 6 एंड 2j माइनस आर का वैल्यू, 2j माइनस आर का वैल्यू आ रहा है 5, मतलब n इज ग्रेटर देन 2j माइनस आर। तो n का वैल्यू क्या आ रहा है, ग्रेटर देन आ रहा है, तो ग्रेटर देन आ रहा है, राइट। मतलब ये इक्वेशन हो गया, n इज ग्रेटर देन 2j माइनस आर, n इज ग्रेटर देन 2j माइनस आर मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ मेंबर्स आर मोर, तो नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो गए, जरूरत से ज्यादा है, राइट। तो ये समझ में आया, ये इक्वेशन n इज ग्रेटर देन 2j माइनस आर, समझ में आया Yes, क्या, sir. दिव्या, यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, राहुल डुकले, राहुल, Yes, sir. राहुल,
ओके, यस सर। हर्षाली, जादव हर्षाली, यस सर। ओके। तो भी नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हो गया ओवर स्टेबल ट्रस्ट, मतलब रिडंडेंट ट्रस्ट। नाउ नेक्स्ट इज डेफिशिएंट ट्रस्ट। तो डेफिशिएंट ट्रस्ट का क्या होगा, या इक्वेशन क्या कंडीशन होगा उसका? n is less than 2j minus r. राइट, राइट। तो देखो, ट्रस्ट इन विच n is less than 2j minus r, the trust is called as deficient trust. deficient वर्ड का मतलब क्या है? deficient का मतलब क्या है? कम। कम, है ना? कुछ तो कमी होना, राइट। डिफिशियंसी मतलब कमी होना, राइट। तो डिफिशियंसी में किसकी डिफिशियंसी? नंबर ऑफ मेंबर्स की, जो है नंबर ऑफ मेंबर्स की डिफिशियंसी। दैट मींस कंडीशन क्या होगा यहाँ पर, इक्वेशन क्या होगा? n इज लेस देन 2j माइनस r। तो उसका जो वर्ड है, उसका जो नाम है, उसके नाम में ही मतलब है, राइट। डेफिशिएंट मतलब कमी होना, राइट। कमी होना, किसकी कमी होना? सो नंबर ऑफ मेंबर्स की। सो n इज लेस देन 2j माइनस r, सो द ट्रस्ट इज कॉल्ड एज डेफिशिएंट ट्रस्ट। तो उसके लिए देखो, उन्होंने एक रेक्टेंगुलर ट्रस्ट लिया है। तो नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हो गए? जे का वैल्यू हो जाएगा 4। दैट मींस ए बी सी डी, ये 4 जॉइंट्स हो गए। उसके बाद नंबर ऑफ मेंबर्स 4, आउटर साइड के सभी, इंटरनल कोई मेंबर है ही नहीं। So AB member, BC member, CD member, and AD member. After that, number of reaction components. So for the point D, that means at the point D there is hinge support, and at the point C there is roller support. So 2 reaction components for the hinge and 1 reaction component for the roller. That means total reaction components are 3. Therefore, R is equals to 3. So condition is 2j minus R. That means 2j minus R is equals to 2, 4. So 2 into 4 minus r मतलब reaction component, that is 3. So 8 minus 3, that means 5. तो राइट हैंड साइड क्या आ रहा है? 5। लेकिन हमारे मेंबर्स कितने? 4 देन 2j minus r। तो ऐसा अगर कंडीशन आता है, सो दैट मेरे ख्याल से ये तीनों समझ में आ गए होंगे, राइट। ये तीनों समझ में आ गए। Yes sir. Yes, sir. तो इस पर 101% क्वेश्चन आता है। 101%, अगर 101% इस पर क्वेश्चन आता है, तो ये सभी आपने ध्यान में रखने चाहिए। या फिर कभी कभी ये जो नीचे जो हमने कैलकुलेशन किया है कि भाई ऐसा आपको कोई तो ट्रस्ट दे देंगे और आपको पूछेंगे कि ये कौन सा ट्रस्ट है, मतलब ये डिफिशिएंट है या फिर ये रिडंडेंट है या फिर ये स्टेबल है। तो वो आप कैसे पहचानोगे? आपको ये कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू n है, राइट हैंड साइड का वैल्यू 2j माइनस r है। तो ये दोनों कंपेयर करके देखने होंगे, दोनों इक्वल है या फिर कोई लेस है, कोई ग्रेटर है, वो देखकर आपको ये ट्रस्ट का नाम आपको बताते आना चाहिए, राइट। तो मेरे ख्याल से समझ में आएगा, बहुत इजी है। एक ही कंडीशन है, n इज इक्वल्स टू 2j माइनस r। कभी वो इक्वल टू होगा, कभी लेस देन होगा, कभी ग्रेटर देन होगा, राइट। तो आप मेरे ख्याल से ये कैलकुलेशन कर सकते हो, या फिर ये डेफिनेशन वगैरह अगर कभी एग्जाम में अगर आता है तो ये आप कैलकुलेशन कर सकते हो, राइट। ओके, लास्ट वन है कैंटिलीवर ट्रस्ट। अभी कैंटिलीवर ट्रस्ट का मतलब क्या है कि कैंटिलीवर ट्रस्ट तो हमें प्रॉब्लम के लिए जो आने वाले वो स्टेबल ट्रस्ट ही रहेंगे, लेकिन कैंटिलीवर ट्रस्ट का सिर्फ डेफिनेशन, कैंटिलीवर बीम भी था। अगर आपको याद होगा, कैंटिलीवर बीम भी था। कोई बता सकता है क्या कैंटिलीवर बीम क्या था? कैंटिलीवर बीम हमने देखा था। Sir, a beam is fixed at one end and free at other end. हाँ, राइट। कोई बीम अगर एक एंड पर फिक्स होगा और दूसरे एंड पर फ्री होगा, मतलब एक एंड पर उसको रिएक्शन होगा, फिक्स सपोर्ट की रिएक्शन, और दूसरे एंड पर कोई सपोर्ट ही नहीं है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? दैट इज कैंटिलीवर ट्रस। तो सेम यहाँ पर है, कैंटिलीवर बीम हो जाएगा। यहाँ पर वही है कि ट्रस है, एक एंड पर क्या है? फिक्स है, और दूसरे एंड पर क्या है? फ्री है, तो वो हो जाएगा कैंटिलीवर ट्रस, राइट। तो ये तो इसके लिए कोई कंडीशन देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें स्टेबल ट्रस ही आएगा, राइट। हाँ, अभी हम देखते हैं कि इसके लिए साइन कन्वेंशन क्या है। तो जैसे साइन कन्वेंशन समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ वाई एंड समेशन ऑफ मोमेंट्स के लिए थे, वैसे ही यहाँ पर कोई तो साइन कन्वेंशन है। तो देखो साइन कन्वेंशन क्या है? नेचर ऑफ फोर्सेस इन मेंबर्स, टूवर्ड्स द जॉइंट अगर रहेंगे फोर्सेस तो वो रहेगा कॉम्प्रेशन, एंड अवे फ्रॉम द जॉइंट अगर रहेंगे तो वो रहेगा टेंशन, राइट। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कैलकुलेशन करते समय हमें ये बहुत काम में आने वाला है। सो टूवर्ड्स द जॉइंट, जॉइंट की तरफ अगर फोर्सेस अगर जा रहे हैं
तो वो जाएगा कॉम्प्रेशन में, और अवे फ्रॉम द जॉइंट अगर जा रहा है तो वो रहेगा टेंशन में। तो देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये कोई तो ट्रस की डायग्राम ड्रॉ की है और उस पर आने वाले फोर्सेस यहाँ पर हमने दिखा है कि भाई फोर्स कैसा रहेगा। तो अगर आप ये अगर देखोगे, ये मेंबर मतलब बीसी मेंबर, तो बीसी मेंबर में देखो ये फोर्सेस है, इनकी डायरेक्शन कहां पर जा रही है। देखो हमें क्या देखना है, टूवर्ड्स द जॉइंट या अवे फ्रॉम द जॉइंट। अभी जॉइंट कहां पर है, जॉइंट यहाँ पर बी है, इस एंड पर जॉइंट बी है और दूसरे एंड पर जॉइंट सी है। तो ये अवे फ्रॉम द जॉइंट है या टूवर्ड्स द जॉइंट है, जॉइंट से दूर जा रहा है कि जॉइंट की तरफ आ रहा है, Away from Away joint. from अवे फ्रॉम, joints. है ना। ये बी के नजदीक वाला जो एरो है वो दूर जा रहा है, बी से दूर जा रहा है। ये भी सी के नजदीक वाला जो एरो है सी से दूर जा रहा है, मतलब ये क्या हो गया, अवे फ्रॉम द जॉइंट। मतलब इसमें क्या आएगा, या इसमें क्या कंसीडर किया है, टेंशन। इसमें क्या कंसीडर किया है, टेंशन। अभी ये वाला मेंबर देखो, बीई मेंबर, बी मेंबर में जो एरोज है वो कहां पर जा रहे हैं, Towards joint. टुवर्ड्स द जॉइंट, जॉइंट की तरफ जा रहे हैं, टुवर्ड्स द जॉइंट है। इसका मतलब इसमें क्या कंसीडर किया उन्होंने, Compression. कॉम्प्रेशन कंसीडर किया, राइट। ए बी मेंबर बताओ तो क्या है, ए बी मेंबर टेंशन। Away from the joint. अवे फ्रॉम Away द from जॉइंट, joint. टेंशन। Tension. ईडी मेंबर Compression. Towards the joint. Compression. राइट, टुवर्ड्स द जॉइंट मतलब कॉम्प्रेशन। तो ये एरो, ये साइन कन्वेंशन हम यूज करने वाले, राइट। अभी क्या है कि जब भी कोई टू फोर्स मेंबर होता है, हमने टू फोर्स मेंबर की सबसे पहले डेफिनेशन देखी कि उसमें फोर्स कैसे रह सकता है। अगर कोई अगर लेंथ वाइज अगर कोई मेंबर अगर है, तो उसको अगर आप टू फोर्स मेंबर ही अगर आपको देने, दो ही फोर्सेस अगर लगाने और दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के, अपोजिट इन डायरेक्शन एंड कोलिनियर अगर लगाने, तो आप क्या कर सकते हो, या तो उसको खींच सकते हो या तो उसको कॉम्प्रेस कर सकते हो, राइट। आपने उसको अगर आउटवर्ड अगर खींचा या फिर इनवर्ड अगर खींचा, यही दो एक्शन हो सकती है। तो वही यहाँ पर बताइए, तो वहां पर क्या हो सकता है, या तो टेंशन हो सकता है या फिर कॉम्प्रेशन हो सकता है, राइट। तो हम जो कैलकुलेशन करने वाले उसमें या तो टेंशन रहेगा या फिर कॉम्प्रेशन रहेगा, राइट। अभी ये सॉल्व करने की दो मेथड्स है, एक्चुअली यहाँ पर तीन मेथड्स है। ट्रस का एनालिसिस करने की एक्चुअली तीन मेथड्स है, लेकिन हमारे सिलेबस में फर्स्ट ईयर में सिर्फ दो ही मेथड्स है, राइट। थर्ड मेथड जो है वो आगे, राइट। तो यहाँ पर जो मेथड्स है दो, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो दोनों मेथड्स के लिए आता है, राइट। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो दोनों मेथड्स के लिए आता है। तो फिर यहाँ पर देखो कौन सी दो मेथड्स है। सो फर्स्ट मेथड इज मेथड ऑफ जॉइंट्स, सेकंड मेथड इज मेथड ऑफ सेक्शन, या फिर उसी का दूसरा नाम है मेथड ऑफ मोमेंट्स, एंड थर्ड वन इज ग्राफिकल मेथड, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। थर्ड वन अभी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में नहीं है, राइट। तो हमें जो प्रॉब्लम सॉल्व करने, वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स बाय टू मेथड्स, दैट इज फर्स्ट वन इज मेथड ऑफ जॉइंट एंड सेकंड वन इज मेथड ऑफ सेक्शन। वी हैव टू यूज द बोथ द मेथड्स, हमें दोनों मेथड्स यूज करनी। फिर दोनों मेथड्स अगर यूज करनी है तो दोनों मेथड के कुछ ना कुछ प्लस एंड माइनस पॉइंट होंगे, मतलब इन शॉर्ट प्लस एंड माइनस पॉइंट जाने दो, हमें इतना तो समझ में आना चाहिए कि हमें जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो कौन से मेथड से सॉल्व करना है, राइट। हमें जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो कौन से मेथड से सॉल्व करना है, वो मेथड ऑफ जॉइंट से सॉल्व करना है या मेथड ऑफ सेक्शन से सॉल्व करना है, ये तो समझ में आना ही चाहिए। मतलब कब कौन सी मेथड यूज करनी है वो समझ में आना चाहिए। तो देखो वो देखते हैं अभी। अभी यहाँ पर ये जो है मेथड ऑफ जॉइंट्स, ये पूरा जो थ्योरी लिखा है मेथड ऑफ जॉइंट से प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर लिखा है। वो अभी इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली वो आ ही जाएगा। तो अभी मैं ये बताने वाला था कि कब कौन सी मेथड यूज करनी, तो उसके लिए जस्ट एक डायग्राम दिखाता हूँ आपको। हाँ, जैसे कि ये अभी डायग्राम है, ये डायग्राम अगर है ट्रस की, राइट। अभी प्रॉब्लम हमने देखा नहीं है, प्रॉब्लम तो ये हम बाद में सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं अभी क्या बता रहा हूँ कि कब कौन सी मेथड यूज करनी वो। तो देखो इसमें कितने मेंबर्स है, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, देखो कोई बताओ तो कितने मेंबर्स है इसमें। 5. 5 members. 7. 7 members. 7. 7. 7. हाँ राइट, 7 मेंबर्स। आउटर मेंबर्स देखो, ए बी मेंबर, उसके बाद बीसी मेंबर, उसके बाद सीडी मेंबर, उसके बाद डीई मेंबर, उसके बाद एई मेंबर, मतलब 1 2 3 4 5। और इंटरनल मेंबर्स देखो, बी मेंबर एंड सी मेंबर, है ना। तो ये टोटल कितने हो गए, 7 मेंबर्स हो गए। 1 2 3 4 5, 5 मेंबर्स आउटर साइड में एंड 2 मेंबर्स इंटरनल साइड में। तो ये टोटल मेंबर्स कितने हो गए, 7 मेंबर्स हो गए, राइट।
सो दीज आर 7 मेंबर्स। तो भी दो टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं, हमें दो टाइप्स की मेथड्स है ना, कब कौन सी मेथड यूज करनी है ये हमें देखना है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। some problem in some problems they are asking for the analysis of whole structure, right? They are asking for the analysis of whole structure. That means they want the value of the forces in each member, right? वो क्या चाहते हैं हमसे, हमें पूरा ट्रस्ट सॉल्व करने के लिए कहते हैं। वो हमें किसकी वैल्यूज पूछते हैं, वो हमें सभी फोर्सेस के, मतलब जितने भी मेंबर्स है उन मेंबर्स में सभी के सभी मेंबर्स में आने वाले फोर्स की वैल्यू पूछते हैं। मतलब वो हमें पूछेंगे कि ए बी का वैल्यू बताओ, बी सी का वैल्यू बताओ, सी डी में आने वाले फोर्स का वैल्यू, डी में, ए में, या फिर वो सिंपल कहेंगे कि एनालाइज द होल ट्रस्ट। एनालाइज द होल ट्रस्ट मतलब हमें पूरा का पूरा ट्रस्ट सॉल्व करना है और जितने भी मेंबर्स हैं उनमें आने वाले सभी फोर्सेस की वैल्यू बतानी है। तो जब वो कहेंगे कि भाई पूरा का पूरा ट्रस्ट सॉल्व करो, दैट मींस इन द प्रॉब्लम इफ द वर्ड्स आर यूज्ड दैट एनालिसिस द ट्रस्ट, सिर्फ इतना भी अगर कहा होगा एनालिसिस द ट्रस्ट, दैट मींस दे आर आस्किंग फॉर द एनालिसिस ऑफ होल ट्रस्ट, राइट? वो क्या पूछ रहे हैं, एनालिसिस ऑफ होल ट्रस्ट। दैट मींस यू हैव टू यूज द मेथड ऑफ जॉइंट। तब आपको कौन सी मेथड यूज करनी है, मेथड ऑफ जॉइंट्स, राइट? दैट मींस इफ यू हैव टू एनालाइज द होल द ट्रस्ट, then in that case you have to use the method of joint। जब आपको होल ट्रस्ट आपको सॉल्व करना है, पूरा का पूरा ट्रस्ट, तब आपने क्या यूज करना चाहिए, मेथड ऑफ जॉइंट। एंड इफ दे आर आस्किंग फॉर द एनालिसिस ऑफ सिलेक्टेड मेंबर्स, और जब वो एनालिसिस ऑफ सिलेक्टेड मेंबर्स मतलब अभी यहाँ पर देखो 3 मेंबर है, सॉरी 7 मेंबर है टोटल, राइट? देयर आर 7 मेंबर्स, बट इफ दे आर आस्किंग फॉर एनी 3 और 4 और 2 मेंबर्स, मतलब वो किसी सिलेक्टेड 2 मेंबर्स का या 3 मेंबर्स का या 4 मेंबर्स का ही अगर एनालिसिस अगर पूछते, देन इन दैट केस यू कैन यूज द मेथड ऑफ सेक्शन। उस केस में आप क्या कर सकते हो, मेथड ऑफ सेक्शन आप यूज कर सकते हो। मींस प्रॉब्लम कैसे रहेगा, वो कहेंगे कि फाइंड आउट द फोर्सेस इन मेंबर्स सी डी, ईडी एंड ईसी, ऐसा अगर कहा होगा, मतलब उनको 3 ही मेंबर चाहिए, सीडी, ईडी एंड ईसी, ऐसा अगर प्रॉब्लम अगर है, दैट मींस उसको पूरा ट्रस्ट नहीं चाहिए। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप मेथड ऑफ सेक्शन आप यूज कर सकते हो, राइट? अभी वो तो आपको बाद में पता चलेगा कि मेथड ऑफ सेक्शन एंड मेथड ऑफ जॉइंट कैसे यूज करने, वो तो बाद में चलेगा, लेकिन कब कौन सी यूज करनी है वो तो आपको अभी समझ में आ गया, राइट? तो समझ में आ गया कि ये कब कौन सी मेथड यूज करनी है। ईशा, और से ईशा, यस सर। ओके। महेश गाडेकर, यस सर। ओके। अभिषेक, यस सर। हाँ, तो अगर पूरा ट्रस्ट अगर सॉल्व करना है तो मेथड ऑफ जॉइंट, और पूरे ट्रस्ट अगर सॉल्व नहीं करना है, मतलब सिर्फ सिलेक्टेड 2 या 3 मेंबर का ही अगर एनालिसिस करना है, देन इन दैट केस यू कैन यूज द मेथड ऑफ सेक्शन। ओके, सो नाउ वी विल मूव टू द फर्स्ट प्रॉब्लम। हम फर्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे जो कि हमें सॉल्व करना है मेथड ऑफ जॉइंट से। देखो अभी ये प्रॉब्लम पढ़ते हैं। A pin jointed truss is located and supported as shown। वो जीरो फोर्स मेंबर का छोड़ दो, है ना, वो छोड़ दो। Also find the forces in the members and components of reaction at A and B। मतलब उनका कहना है कि also find the forces in members, मतलब अदर मेंबर बोला है उन्होंने, जीरो फोर्स मेंबर छोड़ के, मतलब हमें सभी मेंबर सॉल्व करने हैं, ऐसा कंसीडर करो। एंड कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन एट A and B, और हमें A and B का भी जो रिएक्शन है वो हमें सॉल्व करना है। तो अभी सबसे पहले करना क्या होता है, तो देखो ये जो ट्रस है इसमें अगर आप देखोगे तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये स्टेबल है या नहीं। एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू 5, राइट? हाँ, 5 और फिर अपनी राइट हैंड साइड थी 2j - r, सो 2 इंटू नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं, 4। आर का 4 वैल्यू कितना है, 3 आर का वैल्यू 3 है, ए पर हिंज है और बी पर रोलर है, दैट मींस 3। सो 2j - r, 2 into 4 दैट इज 8, 8 - 3 दैट इज 5। मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर मैचेस, राइट? वो क्या कर रहे हैं, वो मैच कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, दैट इज अवर स्टेबल ट्रस। ये कौन सा हो गया, स्टेबल ट्रस हो गया, राइट? तो अभी सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो रिएक्शंस है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो रिएक्शंस अगर कैलकुलेट करनी, मैं प्रॉब्लम ही यहाँ पर अलग से ड्रॉ करता हूँ। हेलो सर, कभी अनस्टेबल रहा तो अनस्टेबल ट्रस हमारे प्रॉब्लम ये है ही नहीं,
हमारे सिलेबस में अनस्टेबल ट्रस्ट है ही नहीं, तो वो आपको टेंशन लेने का काम ही नहीं है, राइट। आपको कभी वो प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, क्योंकि सिलेबस में ही हमारा क्या है कि सिर्फ स्टेबल ट्रस्ट का ही कैलकुलेशन है, तो आपको वैसा प्रॉब्लम कभी आएगा ही नहीं। और अगर सपोज गलती से अगर उन्होंने डाल भी दिया तो आपको उसके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, मतलब वो गलती से आया हुआ क्वेश्चन रहेगा, उसके आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। वो जो है आपका अनस्टेबल ट्रस्ट, वो एक्चुअली थर्ड ईयर या सेकंड ईयर के लेवल के टॉपिक है वो, राइट। और वो जो है वो सिर्फ सिविल एंड मैकेनिकल वालों के लिए ही है, क्योंकि उनको तो लगता ही है, उनको तो पूरा कैलकुलेशन करना ही पड़ता है, राइट। तो वो जो है वो उनके लिए रहेगा, तो आपको उसके लिए कोई टेंशन लेने का काम नहीं है। ओके, ओके। तो देखो ये ट्रस्ट दिया है हमें, राइट। ये ट्रस्ट दिया है, एक ए बी सी डी ऐसे रेक्टेंगुलर है, और ये 20 किलो न्यूटन के पॉइंट लोड्स है, और उसके बाद ए पर एंड बी पर ये सपोर्ट है। तो अभी सबसे पहले करना क्या है, मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। नोट्स में मैं दिखाऊंगा, तो आपको वो इमेजिन नहीं होगा स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर साइड में वो सॉल्व करता हूँ, राइट। तो देखो सबसे पहले करना क्या है कि ए जॉइंट पर क्या है, ए पर आपका सपोर्ट है, राइट, और बी पर भी आपका सपोर्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वहां की रिएक्शंस दिखा देंगे। ए पर कौन सी रिएक्शंस आएगी, कितनी रिएक्शंस आएगी ए पर? 2 2 reaction. राइट। तो मैं वो दोनों ऐसे दिखा देता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। और बी पर 1 1, दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और रोलर का सरफेस यहाँ पर हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, दैट मीन्स वो जो रिएक्शन आएगी वर्टिकल। मैं इसको यहाँ पर नाम दे देता हूँ, दैट इज एच ए, ये आएगा आपका वी ए, और ये आएगा आपका एक ही वहां पर, तो मैं उसको आर भी नाम देता हूँ। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, फर्स्टली वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ दीज रिएक्शंस, राइट। हमें क्या करना है, हमें रिएक्शंस जो है वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे यूजिंग द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, यूजिंग द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, राइट। हमें क्या करना होगा, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम तो आपको पता है, कौन कौन सी थी कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम? Summation of fx is equal to Summation 0. of moment equals to 0. हाँ, Summation समेशन ऑफ of एफ x एक्स इज equals इक्वल टू to 0. 0, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, एंड समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0। ये हमारे तीन कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम थी। तो अभी आप लोग बताओ कि ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है, सबसे पहले हमें एच ए वी एंड आर बी का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो फिर पहले कौन सी कंडीशन यूज करते हो, बोलो? Summation of fx. ओके, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। हाँ, क्या आएगा समेशन ऑफ एफ एक्स में? 20 plus HA equals to 0. हाँ, 20 राइट में जा रहा है, इसीलिए 20 प्लस एच ए भी हमने राइट में कंसीडर किया है, एच ए इज इक्वल टू 0। तो एच ए का वैल्यू क्या मिलेगा? Minus 20 माइनस किलो 20। न्यूटन. आंसर माइनस में मिल रहा है, इसका क्या मतलब हो गया? assumption लेफ्ट wrong हैंड है। साइड पे, हाँ, हाँ, एग्जम्पशन रॉन्ग. हाँ, हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया। हमने उसको राइट में कंसीडर किया था, हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया। वो कहां पर होगा, वो लेफ्ट में होगा। तो मैं यहाँ पर 20 किलो न्यूटन लिखता हूँ, और उसको लेफ्ट वाला एरो देना चाहिए, तो मैं यहाँ पर ये लेफ्ट वाला एरो दे देता हूँ, राइट। तो एच ए का वैल्यू हो गया, राइट। नेक्स्ट कौन सा इक्वेशन यूज करते हो? Summation of f. Summation of fy. समेशन ऑफ एफ वाई, समेशन ऑफ एफ वाई से कौन सा Moment वैल्यू? at A is equal to 0. हाँ, समेशन ऑफ एफ Moment of वाई, A. राइट। हाँ, मोमेंट लेना पड़ेगा। समेशन ऑफ एफ वाई अगर हमने किया तो उसमें वी एंड आर भी दोनों अननोन आएंगे ना, आपको आंसर कैसे मिलेगा? तो उससे बेहतर क्या है कि आपने मोमेंट लेना चाहिए। हाँ, तो समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0। हैंड रेस करके रखो, मैं किसी को पूछता हूँ। यश कदम, हाँ सर, बोल। 20 into हाँ,
300 हाँ into 400 इंटू हो minus RB. माइनस RB RB is equal to 0. इज इक्वल्स टू 0. ओके ओके, ये यश ने बताया. आयरे पूनम बरोबर आहे का? हो सर. हाँ? हो सर. ओके, आयरे पूनम को भी ये सही लग रहा है. महेश येस यस सर. सर. बरोबर आहे का? नाही सर. बोल महेश सावकार. सर ते 400 आरबीचं डिस्टन्स आहे. हा, मग कसं लिहायचं सांग ना, काय करू? मग आरबी इंटू 400 करा आणि तो 400 कट करून टाका. हा, कट करू नको का? ओके, आरबी आणि इंटू 400. हा 400. आता बरोबर आहे का? झालं का आता? हो हो. ओके, और किसी को लगता है इसमें कुछ करेक्शन करना है? और किसी को लगता है इसमें कुछ करेक्शन होना चाहिए? यस सर. हाँ बोलो, केशव बोल, काय करायचं? सर मायनस आरबी इंटू 400 हाँ प्लस 20 इंटू 300 इज इक्वल्स टू 0. हा, मग तेच लिहिलंय ना, तेच लिहिलंय ना, फक्त 20 इंटू 300 आधी लिहिलंय, तेच आहे, वेगळं काही नहीं. ओके, तो मेरे ख्याल से ये सबको लग रहा होगा सही है. ये सही है. अभी देखो कैसे, अगर ए पर अगर मोमेंट लेना है तो एच ए एंड वी ए का मोमेंट तो जीरो हो जाएगा, बिकॉज बोथ द फोर्सेस आर पासिंग थ्रू द पॉइंट ए, देयरफॉर देयर मोमेंट इज जीरो. आफ्टर दैट दिस 20 किलो न्यूटन, ये जो वर्टिकल वाला 20 किलो न्यूटन है, ये भी पॉइंट ए से ही जाएगा ऐसे, इसको अगर आगे एक्सटेंड किया तो इसका भी मूवमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो उसको भी छोड़ देना पड़ेगा. वो हो गया. उसके बाद नेक्स्ट क्या बचता है, ये 20 किलो न्यूटन हॉरिजॉन्टल वाला, ये जो रोटेट होगा, ये पॉइंट ए के अबाउट ये क्लॉकवाइज रोटेट होगा, राइट? सो क्लॉकवाइज अगर रोटेट हो रहा है, दैट मींस इट इज प्लस. सो 20 इंटू इट्स डिस्टेंस इज 300, ये वर्टिकल डिस्टेंस उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, सो दैट इज 300. सो 20 इंटू 300. आफ्टर दैट आरबी ऐसे ऊपर जाएगा और फिर ऐसे रोटेट होगा, दैट मींस आरबी इज रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देयरफॉर माइनस आरबी. और आरबी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट इज 400, ये डिस्टेंस हो जाएगा हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है वो. तो इसलिए क्या आएगा, माइनस आरबी इंटू 400 इज इक्वल्स टू 0. तो क्या आता है आंसर, देखो तो आरबी का 15 किलो न्यूटन. 15 किलो न्यूटन. 3 किलो न्यूटन. तो ये आ गया 15 किलो न्यूटन. आंसर पॉजिटिव में आ रहा है कि निगेटिव में? पॉजिटिव. पॉजिटिव. पॉजिटिव में आ रहा है, मतलब हमने जो डायरेक्शन एज्यूम किया आरबी की वो सही है, और आरबी की डायरेक्शन हमने एज्यूम किए अपवर्ड, तो यहाँ पर ये अपवर्ड रहेगा, राइट? ओके सर. हाँ सर वो मिलीमीटर में है ना डिस्टेंस, तो किलो न्यूटन आएगा कि चेंज करना पड़ेगा? नहीं, कुछ जरूरत नहीं. फोर्सेस किलो न्यूटन में है ना, फोर्सेस सभी हमने किलो न्यूटन में लिए, और डिस्टेंस जो था वो एमएम में लिया है. डिस्टेंस देखो, यहाँ पर आप कंफ्यूजन मत करो कि डिस्टेंस को कन्वर्ट करने की जरूरत है कि नहीं. आपने कन्वर्ट किया तो भी चलेगा, नहीं कन्वर्ट किया तो भी चलेगा. सिर्फ कैलकुलेशन करते वक्त ध्यान में ये रखना है कि जो भी डिस्टेंसेस आप ले रहे हो उनका यूनिट सबका सेम चाहिए. या तो सबका मिलीमीटर रहने दो, या तो सबका सेंटीमीटर करो, या फिर सबका मीटर करो, है ना? ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार एमएम का मीटर में ही करना चाहिए, राइट? एक सिर्फ जरूरी क्या है कि आपने सेम यूनिट रखना चाहिए. अगर एमएम है तो सबका एमएम में ही रखो, मतलब ऐसा नहीं चलेगा कि 300 एमएम में ले लिया और 400 एमएम का आपने सेंटीमीटर में कर दिया, 40 सेंटीमीटर, ऐसे नहीं चलेगा. या तो सभी एमएम में रहेंगे, या तो सभी सीएम में रहेंगे, या तो सभी मीटर में रहेंगे, राइट? तो उनको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, राइट? ओके, तो ये हो गया आरबी. नेक्स्ट कौन सा इक्वेशन यूज करना पड़ेगा वीए कैलकुलेट करने के लिए? Summation of Fy equals to 0. हाँ, Fy. summation of Fy is equals to 0. तो summation of Fy is equals to 0. बोलो, कौन बोलता है summation of Fy? सर. हाँ हाँ, अश्विनी बोल. सर -20 plus VA plus 15 equals to 0. -20 plus VA plus 15 equals to 0. 15 is equals to 0. Yes, right. There are only three forces which are vertical. VA and RB are going in upward direction, therefore both are positive, and 20 kilonewton is going in downward direction, therefore it is negative. So -20 plus VA plus 15 is equals to 0. तो VA का वैल्यू देखो कितना आता है, VA equals to +5. +5. ओके,
हाँ +5 किलो न्यूटन आ रहा है, आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, मतलब हमने जो डायरेक्शन एज्यूम की है वो सही है, तो मैंने ये अपवर्ड एरो यहाँ पर दिखा दिया। तो देखो ये कैलकुलेशन कितना इजी था, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं, आप लोगों ने सब कुछ आंसर दे दिए, मैंने सिर्फ आपको बोला कि ये आंसर हमें कैलकुलेट करने हैं, ये रिएक्शन। तो आप लोगों ने सभी कौन सी स्टेप करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, ये आप लोग ही मुझे बताते गए, राइट। हाँ, तो ये हो जाने के बाद हमें जो नेक्स्ट जो करना होता है वो होता है अभी हमें नेक्स्ट जो आपका ट्रस है उसका एनालिसिस करना है। ट्रस का एनालिसिस करना, इसका मतलब ये होता है कि जो आपके मेंबर्स है, ए बी मेंबर, बीसी मेंबर, सीडी मेंबर, एडी मेंबर एंड बीडी मेंबर, ये 5 मेंबर है, राइट। तो 5 मेंबर में आने वाला फोर्स हमें कैलकुलेट करना है, राइट। ये 5 के 5 मेंबर में आने वाला जो फोर्स होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो ये सभी मेंबर्स का अगर आपको एनालिसिस अगर करना है तो हम यूज करेंगे मेथड ऑफ जॉइंट, हम यूज करेंगे मेथड ऑफ जॉइंट। मेथड ऑफ जॉइंट बहुत ही इजी मेथड है, मेथड ऑफ सेक्शन भी इजी है। आपको अगर इससे पहले वाला टॉपिक अगर आपको समझ में आ गए, रिजोल्यूशन एंड कॉम्पोजिशन, उसके बाद बीम का थोड़ा बहुत, तो मेरे ख्याल से आगे आपके लिए कुछ हार्ड नहीं है। जैसे कि अभी दिखाई आप लोगों ने फटाफट आंसर दिए, ये रिएक्शन हमने कैलकुलेट कर ली, वैसे आगे के सभी जो टॉपिक है वो इजी। अभी देखो, अभी हमें करना है मेथड ऑफ जॉइंट। तो मेथड ऑफ जॉइंट यूज करने के पहले हमें करना क्या होगा, कि ये जो भी कोई ट्रस्ट के मेंबर्स है उनमें हमें कुछ तो एजम्पशन करना पड़ेगा। जैसे हर बार हम एजम्पशन करते हैं, जैसे भी एच ए वी ए और आरबी की डायरेक्शन हमने एजम की, वैसे ही यहाँ पर हमें एजम्पशन करना पड़ेगा। अभी एजम्पशन क्या करना पड़ेगा, एजम्पशन ये करना पड़ेगा कि इनमें आने वाला फोर्स टेंशन है या फिर कॉम्प्रेशन है वो, राइट। ये कुछ ना कुछ तो एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अभी पता नहीं है कि ए बी मेंबर में टेंशन है या कॉम्प्रेशन है, बीसी में टेंशन है या कॉम्प्रेशन है, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। तो उसका सिंपल सा प्रोसीजर ये या सिंपल सी मेथड ये कि अभी ऐसा तो नहीं रहेगा ना कि सबके सब में टेंशन आएगा या सभी के सभी मेंबर्स में कॉम्प्रेशन आएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है, राइट। मे बी सम ऑफ द मेंबर्स हैव अ टेंसाइल फोर्स एंड सम ऑफ द मेंबर्स हैव अ कंप्रेसिव फोर्स, है ना। कुछ मेंबर्स में टेंसाइल फोर्स होगा और कुछ मेंबर में कंप्रेसिव फोर्स होगा। सो अभी हमें ये भी नहीं पता कि किस में टेंशन है किस में कॉम्प्रेशन है, तो हम क्या करेंगे, हम सभी के सभी मेंबर्स में एक ही कुछ तो एज्यूम कर लेंगे, या तो टेंशन या तो कॉम्प्रेशन, या तो टेंशन या फिर कॉम्प्रेशन। क्या साइन कन्वेंशन था टेंशन एंड कॉम्प्रेशन का, साइन कन्वेंशन क्या था? कॉम्प्रेशन मतलब टुवर्ड्स द जॉइंट होता है और टेंशन अवे होता है। हाँ, टेंशन मीन्स अवे फ्रॉम द जॉइंट एंड कॉम्प्रेशन मतलब टुवर्ड्स द जॉइंट। तो हम क्या करेंगे, हम सभी के सभी जो मेंबर्स है उनमें टेंशन या फिर कॉम्प्रेसिव कोई एक भी एज्यूम किया तो भी चलेगा, अलग अलग एज्यूम करने की जरूरत नहीं। अलग अलग एज्यूम करोगे तो फिर से कंफ्यूजन रहेगा। तो बेस्ट क्या है कि सभी के सभी में आप एक ही कुछ तो एज्यूम कर लो, या तो टेंशन एज्यूम कर लो या फिर कॉम्प्रेशन एज्यूम कर लो। तो मैं अभी करता क्या हूं, मैं यहाँ पर अवे फ्रॉम द जॉइंट कंसीडर करता हूँ। अवे फ्रॉम द जॉइंट मतलब क्या था, टेंशन। टेंशन। तो मैं यहाँ पर देखो, मैंने सी पर देखो, सी से अवे जाने वाले फोर्स ड्रॉ किए, राइट। बी पर देखो, अभी मैं बी से अवे जाने वाले फोर्सेस में ड्रॉ करता हूँ, बी से दूर जा रहा है, राइट। ए पर देखो, मैं ए से दूर जाने वाले फोर्सेस में कंसीडर करता हूँ। डी पर देखो, डी से दूर जाने वाले, तो मैंने सभी में दूर जाने वाले मतलब अवे, है ना, अवे जाने वाले फोर्सेस मैंने कंसीडर किए। इसका ही मतलब ये है कि मैंने अभी सभी के सभी जो मेंबर्स थे उनमें मैंने टेंशन एज्यूम किया है, मैंने टेंशन एज्यूम किया है। फिर से हम एजम्पशन कर रहे हैं, और एजम्पशन अगर कर रहे हैं तो इसका यह मतलब है कि हम ये एज्यूम कर रहे हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद अगर कोई आंसर अगर पॉजिटिव में मिलता है तो उनका ये मतलब होगा कि हमारा एजम्पशन सही है, और कुछ आंसर अगर निगेटिव में मिलते हैं तो उनका मतलब ये होगा कि हमारा एजम्पशन गलत हो गया, तो हमें वो टेंशन की जगह पर वहां पर क्या आएगा, कॉम्प्रेशन आएगा, राइट। ये समझ में आ गया हमने कि ये टेंशन है क्यों हम एज्यूम कर रहे हैं, राइट। हमें पता नहीं है कि उसमें कॉम्प्रेशन है या कुछ है, हम अभी एज्यूम कर रहे हैं। हमारा आंसर अगर पॉजिटिव में आ गए तो इनका ये मतलब होगा कि हमारा एजम्पशन सही है, मतलब उन सभी में क्या होगा, टेंशन होगा। और अगर आंसर अगर निगेटिव में आते, निगेटिव अगर आते तो उनका मतलब ये होगा कि वहां पर टेंशन नहीं, वहां पर क्या है, कॉम्प्रेशन है। ये समझ में आ गया एजम्पशन की बात? यस सर। ओके, तो अभी क्या करते हैं, अभी रुकते हैं, क्योंकि अभी अगर आगे अगर स्टेप चालू कर दी तो वो पूरी होगी नहीं, क्योंकि अभी आपके नेक्स्ट लेक्चर का टाइमिंग हो जाएगा, राइट। तो अभी क्या करते हैं, ये प्रॉब्लम यहीं पर छोड़ते हैं, और एक लेक्चर है हमारा, है ना, 4th वाला लेक्चर है आज।
तो फोर्थ वाले लेक्चर में ये जो प्रॉब्लम है ये पूरा कंटिन्यू होगा, है ना। ये पहला ही प्रॉब्लम है ट्रस्ट का, इसीलिए हम ये पूरा स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे, राइट। तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में सभी लोग मुझे चाहिए, क्योंकि आप अगर अभी ट्रस्ट के टॉपिक में स्टार्टिंग में अगर रहे तो आगे के ट्रस्ट के जो प्रॉब्लम्स है वो समझ में आएंगे। अगर आपने स्टार्ट वाले पहले 2-3 प्रॉब्लम अगर मिस कर दिए तो फिर आगे के प्रॉब्लम आपको कुछ समझ में नहीं आएंगे, राइट। तो फिर हम अभी फोर्थ वाले लेक्चर में ये जो प्रॉब्लम है ये पूरा करेंगे, ओके। तो किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो आपने लेफ्ट किया तो भी चलेगा अभी। थैंक यू सर। सर आपण ते 20 किलो न्यूटनचे जे फोर्स आहेत ते का कन्सिडर नाही केले रिएक्शन मध्ये? नाही ते आकाश, त्या रिएक्शन्स नाहीत ना, ते एक्सटर्नल फोर्स आहे ना। रिएक्शन म्हणजे काय, जिथे सपोर्ट असतो तिथे रिएक्शन येते। 20 किलो न्यूटनचे जे फोर्स दिलेले आहेत ना ते एक्सटर्नल लोड आहेत, म्हणजे ते तिथे काहीतरी एक्सटर्नल आलेला फोर्स येतो, एक्सटर्नल आलेला लोड आहे, तो आपण कन्सिडर केलेला नाहीये, तो त्यांनी दिलेला आहे, तो एक्सटर्नली आलेला फोर्स आहे, तर त्यात आपला काही संबंध नाही, तो त्यांनी दिलेला आहे, ती रिएक्शन नाहीये। रिएक्शन काय असते, रिएक्शन म्हणजे जिथे सपोर्ट असतो तिथे सपोर्ट कुठे दाखवला होता त्यांनी ए आणि बी ला दाखवला होता, त्यामुळे सपोर्टची जी रिएक्शन आहे ती फक्त ए आणि बी लाच येईल। सी आणि डी जॉईंटला काहीच त्यांनी सपोर्ट दाखवला नाही, सी आणि डी ला सपोर्ट नाहीये। जर त्यांनी तिथे दाखवला असतं तर मग आपण तिथे रिएक्शन घेतली असती। कळालं का आकाश? हो सर, थँक्यू सर। सर हा, क्वेश्चन मध्ये डायग्राम पण येईल का? क्वेश्चन मध्ये डायग्राम पण येईल का? हो, क्वेश्चन मध्ये डायग्राम पण येईल। म्हणजे कसं आहे, आता क्वेश्चन कोणत्या टाईपचे, क्वेश्चन जर थेरॉटिकल जर असेल, एकदमच थेरॉटिकल की फक्त जर त्यांनी असं, आता आपण जी थेरी बघितली एन इज इक्वल टू 2j मायनस आर, एन इज ग्रेटर दॅन, त्या फक्त जर त्या डेफिनेशन जर विचारल्या तर मग डायग्रामची गरज नाही। आणि जर असं काही जर विचारलं असेल प्रॉब्लेम टाईप, कॅल्क्युलेशन टाईप, तर डायग्राम 100% देतील। डायग्राम असतात मेकॅनिक्सच्या प्रॉब्लेम मध्ये, मेकॅनिक्सच्या क्वेश्चन पेपर मध्ये, एक्झाम मध्ये, जरी तो ऑनलाईन टाईपचा जरी झाला तरी 2-4 प्रॉब्लेमच्या डायग्राम ते असतातच, त्या डायग्राम वरून आपल्याला काही ना काही कॅल्क्युलेशन करावे लागतात। पूर्ण थेरॉटिकल पेपर नसतो मेकॅनिक्सचा, पूर्ण थेरॉटिकल नसतो, थोडाफार असतो, पण 2-4 प्रॉब्लेम असे असतात की ज्याच्यामध्ये डायग्रामची गरज असते आणि ते दिलेलं असतं। सर हम्म, कॉलेज स्टार्ट होणार का आपलं? कॉलेजचं आहे ना, आज कळेल आपल्याला। सर कॉलेजचं आहे ना, आज आपल्याला कदाचित कळेल, कारण की आता शाळा सुरू झाल्या असं आलेलं आहे, मग कदाचित आपल्याला पण काही ना काही नोटीस येऊ शकते।